अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम इंग्लिश 101 का लेक्चर नंबर 33 डिस्कस करेंगे, ऐसे राइटिंग। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी ये लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आपकी हैंड आउट से लेक्चर को रीड करके जितने भी आपके एमसीक्यूज बनते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, इवन कॉमन एमसीक्यूज भी, वो तमाम मैं आपको इस फाइल में प्रोवाइड करती हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ईजी वे में आपको ब्रीफ कर सकूं और इजी वे में आपको प्रोवाइड करूं, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और दूसरा ये कि आपको मैंने, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, कि इंग्लिश 101 का जो पेपर है वो आप लोगों ने टोटली सिर्फ इन वीडियोस पे डिपेंड नहीं करना, बल्कि आपको पता है कि वो ग्रामेटिकल भी ज़्यादा होता है और कॉन्सेप्चुअल भी बहुत होता है। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जहाँ से आप लोग ले सकते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने इसकी शॉर्ट लेक्चर्स नहीं छोड़ने, लाजमी आप लोगों ने लेने हैं। और दूसरा ये कि आप लोग ये वीडियोस भी प्रिपेयर करें, आप लोग पास्ट पेपर्स भी तैयार करें, क्विजेस भी तैयार करें, ताकि आप लोगों का पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, राइटिंग एन एसे इज नॉट मोर डिफिकल्ट देन राइटिंग अ पैराग्राफ। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है। देयर आर डैश स्टेजेस और स्टेप्स इन द राइटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब अगर एक प्रोसेस को, यानी कि आपने एक, ये इस लेक्चर में हम सारा ऐसे के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से आप एक अच्छा ऐसे जो है वो राइट कर सकते हैं। तो राइटिंग प्रोसेस के कितने स्टेजेस हैं? 5 स्टेजेस हैं। वन बाय वन अब इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है? प्रोसेस ऑफ राइटिंग। ये देख लीजिए, इसके ये 5 स्टेजेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आप लोगों ने इसके नेम अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि पेपर में आपको एमसीक्यूज में 3 ऑप्शंस तो राइट दे देते हैं, एक ऑप्शन आपको रॉन्ग दे के वो पूछ लेते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग, या कोई भी इस टाइप का जिस हवाले से भी वो पूछें, तो आप लोग ये भी लाजमी याद किया करें। ठीक है, अब यहाँ पे गेटिंग आइडियाज़ है। गेटिंग आइडियाज़ में आगे 3 स्टेप्स और हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग है, क्लस्टरिंग है एंड फ्री राइटिंग है। सबसे पहले हम गेटिंग आइडियाज़ को देख लेते हैं। वन बाय वन तमाम स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्राइमरी फ्रॉम रीडिंग, टॉकिंग टू पीपल, लिसनिंग टू टॉक शोज, टीवी प्रोग्राम ऑन करंट इश्यूज आर द डैश। अब ये किस में आती हैं? तमाम चीज़ें ये गेटिंग आइडियाज़ में आती हैं। किसी भी ऐसे के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आइडियाज़ का होता है, गेटिंग का होता है। यानी कि जाहिर सी बात है, जब आपके माइंड में कोई आइडिया होगा तो ही आप उस आइडिया के बेस पे आप कुछ ना कुछ राइट करेंगे ना। तो ये है स्टेप 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट है फॉर आइडियाज़, जॉट down points or ideas and their detail as they come to your mind. Just write them down without putting them in any special order. This strategy of beginning the essay is, अब फर्स्ट हमने देखा था गेटिंग आइडियाज़। गेटिंग आइडियाज़ में आगे हमने 3 चीज़ें और देखी हैं। फर्स्ट कौन सी थी? ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग में यानी कि क्या होता है कि आप लोगों के माइंड में इसमें कहते हैं कि आप लोगों कोई आइडिया है, कोई पॉइंट्स हैं, तो आप फ़ौरन से उसको बगैर किसी मज़ीद एडिशन के आप लोगों के माइंड में जो भी चीज़ आती है आप उसको राइट कर दें। आप उसमें कोई स्पेलिंग नहीं देखते, आप उसमें कोई ग्रामर नहीं देखते, आप पंक्चुएशन कुछ भी नहीं देखते। मतलब बस जो भी आपके फ़ौरन से स्टार्टिंग होता है, बिगनिंग होता है, जो भी चीज़ आपके माइंड में आती है आप उसको लिख देते हैं। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाती है, ये वाली स्ट्रेटजी। और ये आता किस में है? गेटिंग आइडिया में। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर्स आप लोग ज़रूर लीजिए। लेक्चर में से आप लोगों को डायरेक्ट तो मे बी इतना ना आए, लेकिन आपको इसी की बेस पे कॉन्सेप्ट बना के कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यू बिगिन बाय राइटिंग योर सब्जेक्ट और टॉपिक इन द सेंटर ऑफ अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, देन एज आइडियाज कम ऑन टू योर माइंड यू पुट देम डाउन इन बॉक्सेज और सर्कल्स अराउंड द सब्जेक्ट और टॉपिक। दिस स्ट्रेटजी इज, अब ये कौन सी स्ट्रेटेजी है हमारे पास? ये क्लस्टरिंग कहलाती है। क्लस्टरिंग यानी कि इसमें क्या होता है कि आपने कोई भी, यानी कि बिगिन बाय राइटिंग योर सब्जेक्ट, जब आप अपना कोई सब्जेक्ट या टॉपिक राइट कर रहे होते हैं, कहाँ पे? एक ब्लैंक शीट के सेंटर में या किसी भी पेपर पे आप करते हैं। आइडियाज कम ऑन टू योर माइंड यू पुट देम डाउन इन बॉक्सेस। तो जो आपके माइंड में आइडियाज आते हैं आप उनको बॉक्सेस में लिखिए। ठीक है, एक सर्कल अराउंड सा, मतलब जिस टाइप से भी आप उसको करना चाह रहे हैं, आपने अपने उस चीज़ को राइट करना है, चाहे वो ऐसे है, चाहे पैराग्राफ है, कुछ भी है। तो ये चीज़ किस में आती है? क्लस्टरिंग में आती है। राइट डाउन वट एवर कम्स इन टू योर माइंड अबाउट द टॉपिक। ठीक है, अब आप लिख दीजिए जो भी आपके माइंड में आता है टॉपिक के मुतालिक। कंटिन्यू राइटिंग, अपनी राइटिंग को कंटिन्यू रखें फॉर सम टाइम विदाउट स्टॉपिंग टू वरिंग अबाउट ग्रामर एंड स्पेलिंग। दिस स्ट्रेटजी इज
फ्री राइटिंग। अब फ्री राइटिंग में हमारे पास क्या होता है कि हमारे माइंड में जो भी चीज़ आती है हम उसको लिख देते हैं, अपनी राइटिंग को कंटिन्यू रखते हैं और उसमें हम किस चीज़ पे फोकस नहीं करते, अपनी ग्रामर पे, स्पेलिंग पे, इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये कौन सी है, ये फ्री राइटिंग है। स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझ कर पढ़िएगा, याद करें, शॉर्ट लेक्चर ज़रूर लीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि इससे आपको कॉन्सेप्चुअल MCQs आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने हो सकता है ना कि वो ये देख के पूछ लें कि स्पेलिंग ग्रामर जो है वो हम किस स्टेज में नहीं देखते। तो ये कौन सा स्टेज है, गेटिंग आइडिया का फ्री राइटिंग स्टेज है, जिसमें हम इन चीज़ों को मतलब हम जब कोई ऐसे लिख रहे होते हैं तो बिगनिंग में हम इन चीज़ों को कंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है अब स्टेप 2 आ जाता है। स्टेप 2 कौन सा है, मेकिंग ब्रीफ। फर्स्ट हमने देखा गेटिंग आइडिया, स्टेप 2 है हमारे पास मेकिंग ब्रीफ आउटलाइन, या इसे हम कह सकते हैं प्रिपेयरिंग अ रफ आउटलाइन। इसमें क्या होता है, अब इसमें आपने ये 3 आपने लाइंस याद रखनी है। द बैकबोन और स्केलेटन ऑन विच द रेस्ट ऑफ द राइटिंग विल बी बिल्ट. It shows at a glance the point of the paragraph and support for that point. It will help you to see if you need to do more. ये आपके पास आउटलाइन के लिए, यानी कि जैसे कि अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादातर जो ये स्टूडेंट हैं BA के होते हैं, BSc, उनको जब ऐसे आता है तो वो फर्स्ट उन्होंने क्या करना होता है, ऐसे की आउटलाइन लिखनी होती है। यानी कि जिस टॉपिक के अबाउट ऐसे है, पहले उस टॉपिक के अबाउट आउटलाइंस लिखते हैं। वो आउटलाइंस 4 भी होती हैं, 5 भी होती हैं, 6 भी होती हैं। उसके बाद आप अपना जो है वो ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली आउटलाइंस है। नेक्स्ट चलते हैं, द पर्पज इज टू डेवलप द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ये किस में आ जाता है, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। स्टेप 3 हमारे पास क्या था, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। इसमें क्या होता है, द पर्पज इज टू डेवलप द कॉन्टेक्स्ट। इसमें आप क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का कॉन्टेक्स्ट डेवलप करते हैं, उसे हम राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस आवर स्टूडेंट्स आर नॉट इनकरेज टू डेवलप रिवाइजिंग। ठीक है, ये कौन सा है, स्टेप 4 है। और एक चीज़ ये मैं आपको कहना चाह रही थी कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपने इसको ना मैं किस तरह से मतलब आपको मैं बताऊं कि आप लोग बस आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि MCQs किसी भी तरह से आ सकता है इसमें, और जो मेन आपका लेक्चर है ना वो है इस चीज़ पे है कि किस तरीके से आप एक अच्छा जो ऐसे है वो आप तैयार कर सकते हैं, ये मेन चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं, डैश मीन्स दैट यू री राइट build upon what has been written to make it better। ये भी किस में आ जाती है, रिवाइजिंग। रिवाइजिंग मीन्स दैट यू री राइट। रिवाइजिंग में यही होता है ना कि जब आप एक चीज़ लिख लेते हैं तो आप उसे अगेन रिवाइज करते हैं, उस तमाम पैराग्राफ को या ऐसे को आप दोबारा से पढ़ते हैं और अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो उसमें से फाइंड करते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अ टिपिकल रिविजन मीन्स राइटिंग ऑन 2 और मोर ड्राफ्ट्स। अब टिपिकल रिविजन का क्या मतलब होता है, राइटिंग ऑन 2 और मोर ड्राफ्ट्स, ठीक है। हो सकता है ये पूछने हैं तो आपने इसको स्टेटमेंट को याद रखना है। नेक्स्ट MCQ है, द फाइनल स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस इज। अब फाइनल स्टेज कौन सा है राइटिंग प्रोसेस का, जो स्टेजेस मैंने आपको बताए हैं आपने एज इट इज सीक्वेंस से ही याद रखने हैं। हो सकता है वो इस तरह भी पूछ लें आपको कि फर्स्ट स्टेज कौन सा है या सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो लास्ट स्टेज इसका कौन सा है, प्रूफ रीडिंग। डैश मीन्स, अब प्रूफ रीडिंग क्या होती है नेक्स्ट हम देखते हैं। डैश मीन्स चेकिंग केयरफुली फॉर स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड अदर एरर्स, एंड फॉर दिस पर्पज वी यूज डिक्शनरी, ठीक है। प्रूफ रीडिंग मीन्स चेकिंग केयरफुली। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग होती है जिसमें हम चेक करते हैं अपनी स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन और बाकी के तमाम एरर्स जो हैं वो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इन तमाम जो राइटिंग प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं कि किस किस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट चलते हैं, गुड राइटिंग डिपेंड्स ऑन अ सेट ऑफ स्पेसिफिक राइटिंग स्किल्स। स्टेटमेंट याद रखिएगा, डैश स्किल्स आर इन्वॉल्व इन राइटिंग। अब कितनी स्किल्स होती हैं राइटिंग में इन्वॉल्व, कितनी स्किल्स होनी चाहिए, 3 स्किल्स होनी चाहिए। पुटिंग योर आइडियाज अक्रॉस टू द रीडर, इसमें ये कौन सी है, अब जो ये हमने ऊपर देखी है ना स्किल्स कितनी है, 3 टाइप्स की स्किल्स हैं। कौन कौन सी हैं, फर्स्ट क्या है, स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड है स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और थर्ड है स्टाइलिस्टिक। अब ये वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। पुटिंग योर आइडियाज अक्रॉस द रीडर, ये किस में होता है, ये स्किल ऑफ कम्युनिकेशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, डैश योर आइडिया इन द शेप ऑफ सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ। अब नेक्स्ट कौन थी हमारे पास, सेकंड, स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर आइडिया इन द शेप ऑफ सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में आप जो है वो अपने आइडिया को एक शेप देते हैं सेंटेंसेज की फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में। अचीविंग द राइट लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी दैट इज अप्रोप्रिएट टोन, ये किस में आ जाती है, स्टाइलिस्टिक में आ जाती है। ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है।
अब हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसे है, अगर हम उस ऐसे को लिख रहे हैं तो उसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताई थी आउटलाइन, आप पहले उसमें करते हैं ना, लेकिन जब आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें एक चीज़ क्या होती है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, सेकंड नंबर पे आप क्या करते हैं, मेन बॉडी होती है उसकी, ऐसे की एक मेन बॉडी होती है, लास्ट में उसका एक कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो अब फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, द डैश इज कंसर्न्ड विद द टॉपिक और सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग। इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोडक्शन का जो कंसर्न है वो किसके साथ होता है, टॉपिक के साथ होता है या सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग के साथ होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, द डैश इज जस्ट लाइक द टॉपिक सेंटेंस इन पैराग्राफ। ये थीसिस स्टेटमेंट है, यानी थीसिस अगर वो पूछ लें थी व्हाट इज द थीसिस स्टेटमेंट, तो ये क्या होता है कि सिर्फ एक टॉपिक सेंटेंस की तरह ही होता है। पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस जिस तरह होता है ना, उसी तरह से ये होता है। और टॉपिक सेंटेंस मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, एक मेन आइडिया पे होता है जिसमें एक मेन आइडिया बताया जाए। The second part of essay is dash where you develop the main idea with the help of the examples and detail. अब ये हमारे पास कौन सा है, इंट्रोडक्शन था फर्स्ट हमने पढ़ा है, उसके बाद सेकंड क्या होता है, मेन आइडिया होता है। ये इसमें क्या है, द सेकंड पार्ट ऑफ द एसे, ये देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है। द सेकंड पार्ट ऑफ द एसे इज मेन आइडिया वेयर यू डेवलप द मेन आइडिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड डिटेल्स। इसके बाद हमारे पास थर्ड भी देख लेते हैं कौन सा है। जी, थर्ड मैं आपको यहाँ भी बताऊंगी, ये इससे रिलेटेड एक दो भी एमसीक्यूज और भी हैं। द पार्ट ऑफ डैश कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पैराग्राफ। ये क्या है, मेन आइडिया। द पार्ट ऑफ मेन आइडिया कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पैराग्राफ, ईच पैराग्राफ डिवेलप्स अ सब डिवीजन। जबकि टॉपिक सेंटेंस में हमारे पास वन ही होता है, ठीक है, वन मेन आइडिया होता है टॉपिक सेंटेंस में। बस ये कि आप लोगों ने एमसीक्यूज को मिक्स अप नहीं करना, एज इट इज़ याद रखना है और बहुत एहतियात के साथ आप लोगों ने इनको प्रिपेयर करना है और एहतियात के साथ ही आपने पेपर में भी अटैम्प्ट करना है। यू कैन ऑर्गेनाइज द आइडियाज बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय अ वे ऑफ इम्पॉर्टेंस जस्ट एज यू डिड फॉर अ सिंगल पैराग्राफ। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए 2 वेज हैं, ठीक है। एक तो ये याद रखना है कि 2 वेज हैं, कौन से हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और वे ऑफ इम्पॉर्टेंस। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है और 2 वेज भी याद रखने हैं। इन द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द एसे यू ड्रॉ योर कंक्लूजन। अब एसे का जो हमारे पास लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो क्या होता है, कंक्लूजन होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, राइटिंग इज अ स्किल दैट कैन बी लर्न विद प्रैक्टिस। ट्रू है। और दूसरा ये कि ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट आप लोग लाजमी किया करें, क्योंकि ये आपके हैंड आउट से ही मैंने ली है, अब खुद से मैंने कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया। आप लोग ये ट्रू फॉल्स लाजमी किया करें। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं ट्रू फॉल्स, और ये आपको लॉन्ग एमसीक्यूज में भी आते हैं, ठीक है। एंड इफेक्टिव पैराग्राफ इज वन दैट, अब इफेक्टिव पैराग्राफ कौन सा है, जिसमें हमारे पास मेक अ पॉइंट और प्रोवाइड स्पेसिफिक सपोर्ट, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं एक इफेक्टिव पैराग्राफ होने के लिए। द सेंटेंस दैट स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ, ठीक है। ये देखिए, ये वो चीज़ है जो अभी मैं आपको बता रही थी कि टॉपिक सेंटेंस में क्या होता है, द सेंटेंस दैट स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ, जो पैराग्राफ के मेन आइडिया को स्टेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। स्टेटमेंट ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं, प्री राइटिंग स्ट्रेटजी कैन हेल्प अ राइटर फाइंड। अब ये कौन कौन सी हैं, जो प्री राइटिंग स्ट्रेटजी है वो राइटर को किस चीज़ में मदद, उस क्या चीज़ ढूंढने में मदद मिल सकती है, अ गुड राइटिंग टू राइट अबाउट, अ गुड मेन पॉइंट टू मेक अबाउट द टॉपिक, एनफ डिटेल्स टू सपोर्ट द मेन पॉइंट, ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, in the early stage of the writing process you should not be concerned with the spelling, punctuation, grammar। स्टेटमेंट ट्रू है। ये अभी हमने देखी है कि हम जो हमारे पास लास्ट स्टेज था 5, उसमें हमें इस चीज़ से कंसर्न होता है कि फिर हम स्पेलिंग भी देखते हैं, पंक्चुएशन भी देखते हैं, ग्रामर भी देखते हैं, लेकिन बिगनिंग में हमें इस चीज़ से कोई भी कंसर्न नहीं होता, ठीक है। अ ब्रीफ प्लान ऑफ द पैराग्राफ और कंपोजिशन इज नोन एज आउटलाइन। ये अब डेफिनेशन भी आ सकती है और एज अ एमसीक्यू भी आपको आ सकता है। आउटलाइन की डेफिनेशन है ये, और स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं, योर फर्स्ट कंसर्न व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग शुड बी। अब वही चीज़ आ गई है कि आपका फर्स्ट कंसर्न क्या होता है, आपका फर्स्ट कंसर्न सिर्फ और सिर्फ आपका कंटेंट होता है, उसमें आपको स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन, किसी भी किस्म का आपका किसी चीज़ से कंसर्न नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 2 कॉमन वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ पैराग्राफ आर यूजिंग अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। ये अभी हमने ऊपर मैंने आपको बताया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है और ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस होती है, ठीक है। और पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए और वेज कितने बनते हैं, ये 2 वेज बनते हैं। स्टेटमेंट आपकी ट्रू है।
नेक्स्ट चलते हैं द वर्ड, ये वर्ड आप गिवन है यहाँ पे। द वर्ड्स फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, ऑल्सो, अनदर एंड फाइनली आर नोन एज सिग्नल वर्ड एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन वर्ड। स्टेटमेंट ट्रू है, वर्ड्स आपने याद रखनी है। द पर्पज ऑफ प्रूफ रीडिंग इज टू चेक फॉर एरर इन, ये हमने लास्ट देखा था ना, हमारे पास लास्ट स्टेज कौन सा था, प्रूफ रीडिंग का, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रूफ रीडिंग में हम स्पेलिंग भी चेक करते हैं, ग्रामर भी चेक करते हैं, पंक्चुएशन भी चेक करते हैं और एरर्स भी चेक करते हैं। चलते जी स्टूडेंट, ये थे आपके लेक्चर में से जितने भी एमसीक्यूज बन रहे थे मैंने प्रोवाइड किए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद है पास्ट क्विजेज से आपके एमसीक्यूज देख लेते हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे हैज डैश पर्पसेस, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन जो होता है ऐसे का, उसके कितने पर्पसेस होते हैं, 2 पर्पसेस। डैश इज क्रिएटिवली टेक्निक बाय विच एफर्ट्स आर मेड टू फाइंड अ कंक्लूजन फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय गैदरिंग अ लिस्ट ऑफ आइडियाज स्पॉन्टेनियसली कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर। तो ये क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ये देख लीजिए, अब यहाँ से आप लोग जो है वो देख लें कि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की ऊपर जो हमने सारा वो स्टेटमेंट पढ़ी है वो कितनी डिफरेंट थी, और उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये देखिए इन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट बना के आपको दे दी है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छे से आपने इसे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द आइडियाज इन अ पैराग्राफ इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन टाइम। तो ये क्या है हमारे पास, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। जी स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।